क्या आप आज तक एमसीक्यूज गलत तरीके से प्रैक्टिस कर रहे थे, या फिर आपको पता ही नहीं कि गलत और सही तरीका क्या है? हम सभी को पता है आरबीआई का एग्जाम बहुत ज्यादा पास है और उसमें बहुत ही बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करने वाले हैं हम किस तरीके से एमसीक्यू को प्रैक्टिस करते हैं और उनको कैसे एनालाइज करते हैं, उनसे क्या सीखते हैं। ट्रस्ट मी, एमसीक्यू से हम इतनी सारी चीजें सीख सकते हैं कि बहुत ही आराम से सिर्फ एनालाइज करके चीजों को हम 15 से 20 क्वेश्चंस निकाल सकते हैं, विच इज अ वेरी वेरी बिग नंबर। और इससे हमारा डेफिनेटली कट ऑफ क्लियर हो सकता है और हम जो है सिलेक्शन के और ज्यादा नजदीक जा सकते हैं। तो आज उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, एमसीक्यू की इंपॉर्टेंस और उसके साथ साथ कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो एमसीक्यू प्रैक्टिस करते टाइम शायद आप आज तक यूज नहीं कर रहे होंगे, बट आज से यूज करिएगा। एंड आई एम श्योर बहुत सारी उसमें से ऐसी चीजें होंगी जो आपको नहीं पता होगी, बट अभी अगले 10 मिनट में आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम पिंकी है। मैं आपके करंट अफेयर्स यहाँ पर ले रही हूँ आरबीआई ग्रेड बी के लिए। आज का सेशन बेहद जरूरी है सभी के लिए। आगे बढ़ो उससे पहले अगर आपने चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिए, क्योंकि एक भी वीडियो मिस नहीं होना चाहिए। ये एकदम पीक टाइम चल रहा है, इस पे सारे ही जो फैकल्टीज हैं, एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं, अपने अपने एक्सपीरियंस से आपके लिए बेस्ट वीडियोस लेकर आ रहे हैं जो आपके एग्जाम में क्लियर करवाने के लिए बेहद जरूरी हो सकती हैं। चलिए, अगर आपको नहीं पता है कि एमसीक्यू कैसे प्रैक्टिस करना है और क्या आप गलत कर रहे थे आज तक एमसीक्यू, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं यहाँ पर कुछ रूल्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जहां पर जो रूल्स आपको आगे एमसीक्यूज क्रैक करने में, एमसीक्यूज को से क्या हम सीख सकते हैं, उसमें मदद करेगा। रूल नंबर वन है एलिमिनेशन टेक्निक। देखिए, ये जो भी आज का पूरा लेक्चर है, ये मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड है। ना मैंने कहीं से सीखा है, ना मुझे किसी ने इसकी कोचिंग दी है। मैंने आज तक लाइफ में, मतलब आप शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतने एमसीक्यू सॉल्व करे हैं। उसका पूरा निचोड़ जो मैंने लिया है बहुत सालों का, कि एमसीक्यू से हम क्या क्या सीख सकते हैं और क्या क्या ट्रिक्स हम यूज कर सकते हैं, वो सारी मैं आपको बताने वाली हूं। तो रूल नंबर पहला है एलिमिनेशन टेक्निक। देखिए, जरूरी नहीं कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो सवाल पढ़ते ही आपको आंसर पता चल जाए। ऐसा बहुत कम होगा कि सवाल पढ़ते ही आपको आंसर आता है। जब आंसर नहीं आता तो राइट आंसर पर कैसे पहुंचना है वो हम कर सकते हैं एलिमिनेशन टेक्निक से। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यहां पर एक सवाल है जो ये कहता है कि एक जी स्कीम है जहां पर 18 से 50 साल तक के जो लोग हैं वो एलिजिबल हैं, ठीक है। बट वो जो है यहाँ पर, हाउएवर दोज हु एनरोल्ड बिफोर टर्निंग 50 कैन कंटिन्यू टू अवेल ऑफ लाइफ कवर अंटिल द एज ऑफ 55 बाय पेइंग द प्रीमियम्स, ठीक है। यहां पर बात हो रही है एज पर द पैराग्राफ, कौन से एज ग्रुप जो है यहां पर एलिजिबल है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत। अब देखो, आपने बहुत सारी स्कीम्स के बारे में पढ़ा होगा और ज्यादातर स्कीम्स जो है 18 साल से उनकी एलिजिबिलिटी शुरू होती है, इतना आपको पता होगा, ठीक है। अगर इतना आपको पता है तो ये वाला ऑप्शन आप कर दो जी एलिमिनेट। यहां पर 25 साल से शुरू हो रहा है, ठीक है। दूसरा भी 20 साल से शुरू हो रहा है। 2 ऑप्शन कर लिए हमने। एलिमिनेट इंडिविजुअल एजेड बिटवीन अबव 40 ईयर्स, तो ये भी बहुत ही कम चांसेस है, ऐसी चीजें हमने पढ़ी नहीं है, ठीक है। 40 ईयर्स ये तो बहुत ही रेयर है, तो हम फर्स्ट जाएंगे 2 ऑप्शंस के बीच में। सबसे पहली बात, जब 2 ऑप्शंस के बीच में फंस जाओ तो हमेशा उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा, उस क्वेश्चन को छोड़िएगा मत, ठीक है, क्योंकि यहां पर आपके 50% चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। अब देखो, वर्ड्स के बीच में, वो कहते हैं ना रीड बिटवीन द लाइंस, तो वर्ड्स के बीच में कई बार पढ़ने की अच्छे से कोशिश किया करो। क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है, पहली लाइन में ही इसका आंसर छुपा है। यहां पर कह रहा है जी, एक स्कीम है जहां पर इंडिविजुअल जो है 18 से 50 साल तक जो है एलिजिबल हैं। अब ये जो इन्होंने 55 आपके लिए लिख दिया है ना, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा है, बाकी इन्होंने आंसर तो पहली लाइन में खुद ही दे दिया है। तो यहां पर एलिमिनेशन टेक्निक और थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर आपने यूज कर लिया, और अगर आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता, फिर भी आप इसके राइट आंसर पर पहुंच जाओगे, यानी बी जो है इसका वो सही आंसर होगा। आई होप रूल नंबर 1 क्लियर है। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2 इज कॉमन सेंस। एंड ट्रस्ट मी, ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूं, आप इन रूल्स को अप्लाई करना अपनी लाइफ में, अपने एमसीक्यूज जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, और तब रिजल्ट देखना कि कितने क्वेश्चंस आपके सही होंगे सिर्फ इन रूल्स को जो है अप्लाई करके। मैं ये नहीं कह रही हूं कि अगर 100 क्वेश्चन है तो सारे क्वेश्चंस में सिर्फ रूल ही अप्लाई करना है और कुछ नहीं करना, नहीं। ये रूल्स आपके तब लागू होते हैं जब फॉर एग्जाम्पल अगर 100% क्वेश्चन है, आपने उसमें से 50% क्वेश्चन जो है टिक कर लिए हैं, आपको आते हैं, बट रेस्ट 50 आपको
आपको नहीं आते हैं, बट आपको पता है कि 50% आपने अटेम्प्ट किया है, इतने में तो आप कट ऑफ नहीं क्लियर करने वाले, तो बाकी के जो 50% आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है उसमें ये ट्रिक्स जो मैं आपको बता रही हूं, ये रूल्स आपको बता रही हूं, ये काम आने वाले हैं, राइट। सो आपका बेसिकली कट ऑफ ये रूल्स ही क्लियर करवाने वाले हैं, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। चलिए, दूसरा एनपीएस, नेशनल पेंशन सिस्टम जो है उसको कौन मैनेज करता है। यहां पर आप कॉमन सेंस लगाओ और थोड़ा एलिमिनेशन टेक्निक भी लगा सकते हो। अब यहां पर बात हो रही है जी पेंशन की, अब ये तो कॉमन सेंस है कि अगर पेंशन की बात हो रही है तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक यहां पर क्या करेगा, एग्जिम बैंक का क्या मतलब है, यहां पर हटाओ इसको। नाबार्ड जो कि रूरल बैंकों के लिए होता है वो क्या करेगा, उसका भी कोई काम नहीं, हटाइए इसको। सेबी आपको पता है आपका शेयर मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, उसका रेगुलेटरी है, उसका रेगुलेटर है, तो ये भी क्या करेगा, ठीक है। आरबीआई की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी हो सकती है, बट हमारा जो एकदम फिट हो रहा है आंसर वो है हमारा पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, पीएफआरडी हमारा एग्जाम एकदम फिट हो रहा है। तो एक कॉमन सेंस अगर आपने थोड़ा सा लगाया, इसके बारे में नहीं भी पता है, तो भी आप अपने सही जवाब पर पहुंच सकते हैं। रूल नंबर 3, डिटेक्टिंग लैंग्वेज। आप लैंग्वेज को समझने की, लैंग्वेज को पकड़ने की कोशिश किया करो। बहुत सारे सवालों में शब्द ऐसे होते हैं जिससे आप पता लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, केबुल लमजाओ नेशनल पार्क। अब आपको ये पता है कि जी केबुल लमजाओ यानी लैंग्वेज पे जाओ, आपको नहीं पता ये नेशनल पार्क कहां पर है, पर सिर्फ इतना पता है कि केबुल लमजाओ, ये जो ऐसे नाम होते हैं ये नॉर्थ के जो स्टेट्स हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, यूपी, बिहार, यहाँ तो ऐसे नाम होते नहीं है। साउथ में भी ऐसे नाम नहीं होते हैं, ठीक है। लैंग्वेज को पकड़ो, आप क्या गैस करोगे कि यहाँ पर ये जो नाम है ये नॉर्थ ईस्ट के नाम हमें ज्यादा लग रहे हैं, ठीक है। हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही अगर ऑप्शन में सारे नॉर्थ ईस्ट के नाम आए हैं, मान लो 1 या 2 इधर उधर का नाम आ जाए, एटलीस्ट उसको तो आप एलिमिनेट कर पाओगे। और ट्रस्ट मी, जब हमें कुछ भी नहीं आ रहा होता ना एग्जाम में, ये रूल्स ना एकदम रामबाण की तरह साबित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मधुमलाई नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व भी है ये एक। अब इतना भी हमें पता है कि जी ना तो ये नॉर्थ ईस्ट हमारा जो असम त्रिपुरा वाला जो मेघालय वाला जो रीजन है, ना वहां पर ऐसे नाम होते हैं, हमारे नॉर्थ में भी ऐसे नाम नहीं होते हैं, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश नहीं होते हैं, ऐसे नाम साउथ में होते हैं। फिर भी आप अगर फंस जाओ कि जी केरला में है, तमिलनाडु में, कर्नाटका में अगर ये ऑप्शन आए, तो वहां पर थोड़ा सा आपको जो है पढ़ाई की जरूरत पड़ेगी। देखिए, ये जो मैं आपको तरीके बता रही हूँ ये पढ़ाई के ऑल्टरनेटिव्स नहीं है, पढ़ाई का और मेहनत का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं हो सकता। ये सिर्फ मैं कुछ ऐसी चीजें बता रही हूँ जो आपको एक्स्ट्रा मदद कर सकती हैं, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट रूल पर बढ़ते हैं, और हमारा अगला रूल है रूल नंबर 4, बी अवेयर ऑफ फैक्चुअल क्वेश्चंस। फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत खतरनाक होते हैं। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, आपको लगता है कि वो डिफिकल्ट है, बट ऐसा नहीं है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आसान होते हैं, उनमें ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि हम जो गलत है उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं और सही आंसर पर पहुंच जाते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन की प्रॉब्लम ये होती है कि ये वाले सवाल हमें आते हैं तो आते हैं, इसमें हम कोई गेस वर्क नहीं कर सकते, कोई एजुकेशनल गेस नहीं लगा सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो ऐसे ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। सो लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो भी पूछा हुआ है, ये पूछा हुआ है कि एक स्कीम है, इसमें बताइए कितने इंस्टॉलमेंट्स में जो है यहाँ पर ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगा पैसा, ठीक है। 2, 3, 4 जो भी आपका यहाँ पर दिया हुआ है। अगेन आंसर इसका सिंगल है, बट हमें नहीं पता, अगर नहीं पता तो नहीं पता, इसमें आपको एजुकेशनल गेस नहीं लगा सकते हो, राइट। बट ऐसे क्वेश्चन से हमें सीखना क्या है, सीखना ये है कि ये सिर्फ 5 सेकंड का सवाल है। यहां से जो हम सीख सकते हैं वो सीख सकते हैं टाइम को सेव करना। आपको पता है 80 क्वेश्चन आने वाले हैं, 25 मिनट में आपको कंप्लीट करना है, तो 19-20 सेकंड के आसपास आपको एक सवाल करने को मिलेगा, राइट। अब ऐसे सवालों में आपको बचाना है टाइम, ताकि जहां पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाए वो यहां से 15 सेकंड बचा के, और वो 15 सेकंड आपको वहां यूटिलाइज करना है, ठीक है। सो ये एक हमारा यहां से लर्निंग थी। रूल नंबर 5, एजुकेशनल गेस। हमें गेस वर्क डेफिनेटली करना है, बिना गेस वर्क के 100% हमें कोई भी पॉसिबल ही नहीं है कि 100% हमें सारे सवाल जो हैं आते हों, तो गेस वर्क जरूरी है। बट यहाँ पर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, एजुकेशनल गेस वर्क। एजुकेशनल गेस वर्क होना चाहिए, ऐसा नहीं है कुछ भी आप गेस कर रहे हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, पीएम केयर फंड जो है वो कब इस्टेब्लिश हुआ था। अब आपको थोड़ा सा भी आइडिया है तो आपको पता होगा, कोविड के टाइम पे जी पीएम केयर जो है वो फंड आया था, क्योंकि कोविड के जितने भी लोग थे उनकी हेल्प करनी थी। ये बहुत कॉन्ट्रोवर्सी में रहा था, क्योंकि इसमें कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कितने हैं, वगैरह वगैरह, इसकी कोई जानकारी नहीं दी थी सरकार ने, इसलिए बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था, न्यूज में रहा था, कॉन्ट्रोवर्सी में रहा था।
तो अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है कि जी हाँ ये कोविड के टाइम में ना कंट्रोवर्सी में रहा था, तो कोविड का कौन सा ईयर है, 2017 नहीं है, 18 नहीं है, 21 नहीं है, 19 और 20 के बीच में आप फंस जाओगे। तो एटलीस्ट आप 2 ऑप्शंस पर तो आए, है ना। उसमें भी 19 में तो कोविड शुरू ही हुआ था, कोविड-19 इसलिए बोलते हैं। तो कोविड-19 थोड़ा सा और कॉमन सेंस लगाओगे तो कोविड-19 शुरू होते ही तो हमने एक फंड नहीं बना लिया होगा, हो सकता है कुछ महीनों बाद हमें, क्योंकि शुरू में तो पता नहीं था ना ये जो महामारी है कितनी बड़ी फैलेगी, फिर ग्रेजुअली हमें पता चला, तो ज्यादा थोड़ा सा भी और कॉमन सेंस लगा दिया तो ज्यादा चांसेस आपके 2020 के हो जाएंगे। और अगर आपने इतना सा दिमाग लगा लिया तो आपका आंसर सही हो जाएगा, बिना आपके ये पता करे कि इस मतलब आपने कभी भी नहीं पढ़ा है, इसका ईयर नहीं पढ़ा है, बट थोड़ा सा आपने एजुकेशनल गेस वर्क यहां पर लगा लिया, आपका सवाल हो जाएगा सही। तो यहां पर ओवरऑल जो मैं बता रही हूं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें नहीं आते, हमने नहीं पढ़े होते, फिर भी हम उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और ये सारी चीजें आप जब अपने एमसीक्यू घर पर बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हो, ये सारी चीजें वहां पर यूज कर देखना। सारे एमसीक्यूज में अगर आप 25 से 30 एमसीक्यूज लगाते हो अपने घर पे, तो सारे एमसीक्यूज में ये सारी ट्रिक्स लगाना जो मैं बता रही हूं, एंड ट्रस्ट मी आप डेफिनेटली जो मैं बता रही हूं 10 से 15 सवाल एक्स्ट्रा कर पाओगे, बाकी लोगों से एज ले पाओगे, ठीक है। चलिए दूसरा रूल नंबर 6, डू नॉट लर्न मिनिस्ट्री। जब भी आप स्कीम्स पढ़ते हो, स्कीम से बहुत सारे सवाल आने वाले हैं, मैं आपको एक नई यहां पर बात बताने वाली हूं। अक्सर क्या है, हम स्कीम्स की ना मिनिस्ट्री याद करते हैं कि अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल उड़ान स्कीम है, उड़े देश का आम नागरिक, हमें पता है उड़े देश का आम नागरिक एक स्कीम है जो काफी काफी पहले आई थी। इसका क्या मकसद था कि जी जितने भी आम आदमी हैं उनको जो है एरोप्लेन में हमने सफर करवाना है, क्योंकि आम आदमी का ये एक सपना होता है। तो बेसिकली उनके सफर को अफोर्डेबल सरकार बनाना चाहती थी, सस्ती टिकट्स प्रोवाइड करवाना चाहती थी, इसीलिए ये स्कीम आई थी। हमें इस स्कीम के बारे में पता है, मिनिस्ट्री नहीं पता है। जब भी आप कोई भी स्कीम पढ़ते हो, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ, स्कीम पढ़ते टाइम मिनिस्ट्री को याद मत करो, स्कीम पढ़ते टाइम मिनिस्ट्रीज को गेस किया करो। फॉर एग्जांपल आप उड़ान स्कीम पढ़ रहे हो, उड़ान स्कीम का नीचे पूरा एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, जिसमें स्कीम भी लिखी होगी, लॉन्च ईयर भी लिखा होगा, पर्पस भी लिखा होगा, सब कुछ लिखा होगा, ठीक है। उड़ान स्कीम का नाम देखते ही सबसे पहले एक पॉज लिया करो और सोचा करो, अच्छा उड़ान स्कीम है तो कौन सी मिनिस्ट्री हो सकती है। खुद सोचा करो, जितना दिमाग पे जोर डालोगे उतना आपका जो है शार्प हो जाएगा ये एक स्किल, जहां पर आप मिनिस्ट्रीज खुद गैस करना शुरू कर दोगे। और अगर गलती हुई भी तो प्रेपरेटरी स्टेज में ही हो जाएगी, फाइनल स्टेज में गलती का स्कोप नहीं रहेगा, ठीक है। इससे आपको मिनिस्ट्री हैंड टू हैंड याद हो जाएंगी, बाद में मिनिस्ट्री रटनी नहीं पड़ेगी। इसलिए मिनिस्ट्रीज को याद करना बंद करो, मिनिस्ट्रीज को गैस करना शुरू करो, ठीक है। गैस करिए अभी, अगर गैस कर सकते हो गैस करिए, और गैस करते करते आप इतने पॉलिश हो जाओगे, इतने ब्रिलियंट हो जाओगे कि आप नाम देखते ही खुद ही मिनिस्ट्री पहचान लोगे कि अच्छा उड़ान है तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ही होगा, ठीक है। ऐसे करके आप खुद ही पहचानने लग जाओगे, ठीक है। ये सारी चीजों को प्रैक्टिस करिएगा, तब आपको ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी होगी। ओके, लास्ट रूल और बहुत इंपॉर्टेंट रूल, जब भी आप मॉक पेपर्स लगाए तो टाइम के साथ लगाइएगा। बिना टाइमर के मॉक पेपर्स लगाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहां पर सारा टाइम का खेल है। 80 क्वेश्चंस कोई भी अटेम्प्ट कर लेगा, बट 19-20 सेकंड में अटेम्प्ट करना कोई मजाक की बात नहीं है। तो टाइमर आपको इतना अच्छा होना चाहिए, टाइमिंग आपका इतना अच्छा होना चाहिए कि दूसरों से ज्यादा आप अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है। यहां पर कितने आप अटेम्प्ट कर पाते हो और क्या आपकी एक्यूरेसी रहेगी, वो पूरा खेल है। तो टाइमिंग के बिना मत करिएगा अटेम्प्ट, राइट। सो यही मेरा एक ओवरऑल आज के बारे में मुझे बताना था। एमसीक्यूज को अपने को एनालाइज जरूर करिएगा, ठीक है। अगर आपको हमारे साथ एक रिवीजन, रैपिड रिवीजन बैच ज्वाइन करना है, जहां पर मैं आपको रैपिडली सारे करंट अफेयर्स 6 महीने के रिवाइज करवाने वाली हूं, फेज 1 और फेज 2 के लिए है ये बैच शुरू हो रहा है 26 मई को, ठीक है। इसी तरीके से बहुत ही रैपिडली, मतलब आप ये लगा लो 15-20 दिनों में आपका जो है पूरा सिलेबस रैपिडली हम लोग रिवाइज करवा देंगे। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ यहाँ पर Y674 एक कोड है जो यूज करना है, Y674 जैसे ही आप यूज करेंगे आपको 77% का ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। सो इस कोड को जरूर यूज करिएगा और हमारे साथ रैपिड रिवीजन टेस्ट में, इसमें लिमिटेड सीट्स हैं, 26 तारीख से ये शुरू हो रहा है, ठीक है। थोड़े ही दिन बच गए हैं, तो मैं चाहती हूँ जितने भी स्टूडेंट्स मुझे अभी सुन रहे हैं वो सभी एनरोल कर ले और मेरे साथ करंट अफेयर्स का एक रैपिड रिवीजन जो है हम यहाँ पर जल्दी से करेंगे और आपका RBI में सिलेक्शन इंश्योर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड टाइम अहेड, बाय बाय।